नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया अमूमन पुरअमन, सयाहती और खूबसूरत वादियों की पहचान से जानती है। लेकिन इस सरजमीन पर पिछले दिनों कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो सदियों की खामोशी को तोड़ गए। एक ऐसा मुल्क जिसके लोग हमेशा अपने सुकून और धीरज के लिए मशहूर थे, वहां अचानक एक ऐसी सियासी और समाजी हलचल मची जिसने पूरे खित्ते को चौंका दिया। नौजवानों के हुजूम, जलती हुई इमारतें, टूटती हुई गाड़ियां और सड़कों पर बहता हुआ अवामी गुस्सा, ये सब कुछ दुनिया के सामने एक नई कहानी लिख रहा था। ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ। इसके पीछे बरसों की मायूसी, बदउनवानी और सियासी नाकामी की वो कहानियां थीं जिन्हें नेपाली अवाम अपने सीने में दबाए बैठे थे। अवाम बार बार हुकूमतें बदलते रहे, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ में। ताकतवर खानदानों की सियासत, करप्शन, अकरबा परवरी और अवामी मसाइल की लूट मार ने आखिरकार लोगों के सब्र को खत्म कर दिया। लेकिन जिस चीज ने इस सब्र को गुस्से में बदला वो थी अचानक लगाई जाने वाली सोशल मीडिया पर पाबंदी। सोचने की बात यह है कि नेपाल जैसे मुल्क में जहां नौजवान नस्ल अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा सोशल मीडिया को समझती है, वहां एकदम से 26 प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा देना ऐसा फैसला था जिसने आग में तेल का काम किया। ये सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक को बंद करने का मसला नहीं था, बल्कि ये नौजवानों की आवाज को दबाने के मुतरादिफ था। जब आप एक ऐसे मुआशरे में यहाँ पहले ही रोजगार नहीं, महंगाई है और सियासतदान सिर्फ अपने खानदानों को नवाज रहे हैं, लोगों की इजहार राय की आजादी भी छीन लें, तो फिर अवाम के पास सड़कों पर निकलने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहे। नौजवान नस्ल, खास तौर पर जनरेशन जी ने महसूस किया कि ये फैसला उनकी तौहीन है। वो नस्ल जो दुनिया के साथ जुड़कर जीना चाहती है, जो तालीम, रोजगार और अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना चाहती है, उसके लिए ये पाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसीलिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा सबसे पहले एहतजाज के लिए निकले। देखते ही देखते ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई। शुरू में ये एहतजाज पुरअमन था, नौजवान सिर्फ अपनी आवाज सुनवाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे हुकूमत की जानिब से सख्ती बढ़ती गई, वैसे वैसे एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार करता गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी और फिर गोलियां चलने लगी। इसके जवाब में अवाम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। पार्लियामेंट की इमारत पर हमला हुआ, सियासतदानों के घरों को आग लगा दी गई और वो दफातर जो अवामी नुमाइंदगी के दावेदार थे वो भी राख का ढेर बन गए। इस दौरान सबसे हैरानकुन पहलू ये सामने आया कि नेपाल की सियासी क़यादत मंजरनामे से गायब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया और मुल्क से फरार हो गए। कई वज़रा ने फौज या पुलिस की पनाह ली और कुछ तो अपने घरों को छोड़कर छुप गए। अवाम ने यह मंजर देखा तो उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि जिन लोगों पर वो भरोसा करते थे वो मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़कर भाग गए हैं। ये सिर्फ एक सियासी नाकामी नहीं थी, बल्कि क़यादत के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान था। मुल्क में एक तरह की अनारकी की कैफियत पैदा हो गई। फौज को सड़कों पर आना पड़ा, कर्फ्यू नाफिज हुआ, इंटरनेट कई दिनों तक बंद रहा, सफारत खानों ने अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी, हवाई अड्डा बंद हो गया और परवाजें दूसरे मुमालिक की तरफ मोड़ दी गई। गोया एक लम्हे में नेपाल दुनिया से कट कर रह गया। ये सब कुछ आखिर क्यों हुआ? इसका जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया जा सकता है और वो है मायूसी की इंतहा। अवाम बरसों से हुकूमतों की नाकामी देख रहे थे, मईशत तबाह हाल थी, नौजवान बेरोजगार थे और सियासतदान अपने ऐशो इशरत में मगन थे। ऐसे में जब उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो वो सब कुछ जलाने पर उतरे। अब सवाल यह है कि सूरत हाल के बाद नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो इंसानी जानों का है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए और हजारों गिरफ्तार हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक और नुकसान भी हुआ और वो नुकसान है एतमाद का। अवाम का अपने सियासी निजाम पर से बिल्कुल यकीन उठ गया। एक मुल्क यहाँ पहले ही हुकूमतें बार बार गिराई जाती रही, अब एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम ने जड़ पकड़ ली। दूसरी तरफ इक्तिसादी नुकसान भी शदीद है। जलती हुई इमारतें, तबाहशुदा दफातर, बंद कारोबार और रुके हुए सियासी सिलसिले, ये सब नेपाल की मईशत को कई साल पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। याद रहे कि नेपाल की मईशत का बड़ा दारोमदार सयाहत पर है, और जब दुनिया के सामने ये खबर आती है कि नेपाल की सड़कों पर आग लग गई है, फौज टैंक लेकर घूम रही है, तो जाहिर है कोई सयाह वहां जाने का सोचेगा भी नहीं। अब आते हैं मुस्तकबिल पर। नेपाल का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है? फिलहाल ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये नौजवान नस्ल अब खामोश नहीं बैठेगी। वो अपनी आज़ादी, अपने हुकूक और अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी। सवाल यह है कि क्या मुल्क का सियासी ढांचा इस तब्दीली को बर्दाश्त करेगा
یا پھر ایک اور خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہوں۔ اگر قیادت نے وقت پر اصلاحات نہ کی، شفاف انتخابات نہ کروائے اور نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شریک نہ ہونے دیا تو یہ آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ لیکن اگر اس بحران کو ایک موقع سمجھا جائے تو نیپال کے لیے یہ ایک نیا آغاز بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا آغاز جس میں پرانی سیاست دفن ہو اور ایک نئی قیادت جو واقعی عوام کی نمائندہ ہو سامنے آئے، ایک ایسی قیادت جو کرپشن سے پاک ہو، جو نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرے اور جو عوام کی آواز کو دبانے کی بجائے اسے تسلیم کرے۔ یہ بحران ایک آئینہ ضرور ہے جس میں نیپال اپنی اصل صورت دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس آئینے کو توڑ کر پھر اندھیروں میں گم ہو جائے گا یا اس میں اپنی خامیوں کو دیکھ کر ایک نئی تاریخ لکھے گا؟ وقت ہی اس کا جواب دے گا، لیکن ایک بات صاف ہے، نیپال کے نوجوانوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب وہ تماشائی نہیں رہیں گے بلکہ اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔